नमस्कार दोस्तों। कल आपने डॉक्टर देवेंद्र बेलारा के साथ में हमारे इंटरव्यू का पहला पार्ट देखा और इस पार्ट में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। आज के सेकंड पार्ट में इसी को हम थोड़ा सा बढ़ावा देते हुए दिखाई देंगे, परंतु एक सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर देवेंद्र बेलारा ने पहले पार्ट में बताई वो ये बताई थी कि यदि आप कम्युनिटी पर्पज पे यानी कम्युनिटी के लेवल पे पूरे गाँव में और देहात के तौर पे यदि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, देखिए बच्चे की काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने बच्चे के बारे में ये जान पाएं कि वो भविष्य में क्या कर पाएगा, यानी कि इसका इंटरेस्ट क्या है, टैलेंट उसके अंदर कौन सा है और किस फील्ड में हमें ध्यान देना चाहिए। और यदि आप ये पूरे गाँव के तौर पर करवाना चाहते हैं तो वो समाज सेवा के तौर पे इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, जिसकी फ्रेंचाइजी के तौर पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो 10 लाख रुपए लेते हैं, परंतु गांव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी टेक्निक, टूल और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, इसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालना है और गांव का नाम लिखना है अपने पंचायत लेवल पे एक सलाह मशवरा करके। तो आज का जो पार्ट है वो इसी का अगला भाग है, इसी के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन हमारे किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से हम इसके बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगा। यदि सेवा भाव की बात करें तो समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और जैसा डॉक्टर साहब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर थे हरियाणा गवर्नमेंट में, आपकी तमन्ना ऊंची थी, यानी कि बहुत ऊंचे लेवल पे जाके आप समाज सेवा करना चाहते थे, आपने नौकरी छोड़ दी। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समाज सेवा भी करना चाहते हैं और वो नौकरी नहीं छोड़ सकते, यानी कि उनकी बाउंडेशन है। अब ये तो बात तो सबके सामने है कि चूल्हा तो सबका चलना ही चाहिए और बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती भी है, लोग नहीं छोड़ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी बीवी की नौकरी थी, अच्छा, दोनों छोड़ दी थी, दोनों छोड़ दी। तो ये बताइए कि वो लोग किस प्रकार से ऐसी मुहिम, यानी कि जिस प्रकार से समाज सेवा की बात करें या फिर चेंज की बात करें, क्योंकि एजुकेशन में ना बदलाव की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त भी समझते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे से कनेक्ट हैं वो भी समझते हैं। तो उनके लिए क्या स्कोप है? मैं भी एक जॉब में हूँ जैसा आप। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है, हर आदमी के पास एक टैलेंट होता है जी। जो आदमी मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दूंगा उनके घर बैठे जी। जिनकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी उनको मैं फाइनल ट्रेनिंग के लिए अपने पास बुलाऊंगा जी। जिनकी फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी वो अपने घर में रह करके अपने, क्योंकि मैं उनको एक बता के भेजूंगा फाइनल ट्रेनिंग में कि तुम्हारे पास ये हुनर है, तुम ये काम करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं थकोगे, उसी फील्ड में अपनी सेवा कर लो। जी जी जी। भाई किसी का, जैसे मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जी। किसी इंसान का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, उसका मतलब है उस आदमी को पेड़, पहाड़, नदियां, जानवर, डंगर, मिट्टी, पानी, इन सब में बहुत इंटरेस्ट बनेगा। तो इनसे रिलेटेड कितनी सेवा है गांव की? हाँ, बहुत बड़ी, ढेर सेवा है। बिल्कुल। अगर जिसका युग कम है उसने अगर आप पेड़ लगाने की कह दोगे, फोटो खिंचाने खातिर तो पेड़ ला लेगा, उससे आगे नहीं। लेकिन वो जो पहले वाला है वो पेड़ को अपने बेटे की तरह पालेगा। तो आपा पेड़ लगाने की जिम्मेदारी उन्हीं की लगाएं जिनको पेड़ों से प्यार है, जिनको पेड़ों से प्यार है, मतलब का इंटरेस्ट, आपको जरूरत ही नहीं उनको दोबारा मोटिवेट करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आपके गांव में जो जो आप कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको, क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ आ जाओ, बाकी काम मेरा है। दुनिया के अंदर यदि सबसे महंगी कोई चीज है ना, वो है समय। किसी का समय आप लेना चाहो तो दुनिया की सबसे महंगी चीज मैं आपको कहूंगा, और वो आप समाज के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। मैं आपको इसमें जोड़ के बताऊं, मैं बिल्कुल समाज सेवा नहीं करता जी, मैं अपने लिए कर रहा हूं और अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे बचने के लिए इस दुनिया को बचना बहुत जरूरी है और मेरे बच्चे के लिए ऐसे समाज का निर्माण बड़ा जरूरी है कि मेरे जाने के बाद बाकी समाज उसको अपने बच्चे की तरह पाल ले। बस हाँ, यदि हमें सफाई चाहिए तो अपने घर की नहीं, पड़ोस की भी सफाई करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा है जी। हाँ जी। एक बात ना सबके मन में होती है और आम डायलॉग भी है, आम पब्लिक हमेशा ये कहती है कि समाज में ना शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और बहुत सारे विद्वानों को इस पे आपत्ति है। वो कहेंगे कि नहीं, शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है, हम एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, 2020 के अंदर नहीं आ रही है, तो शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि क्या हम ऐसे समझा पाएंगे कि जो अब एजुकेशन चल रही है उसका ओरिएंटेशन है जो वो थोड़ा सा रॉन्ग है, यानी कि उसकी दिशा है वो और प्रकार की है, जबकि हमें चाहिए और प्रकार की, यानी कि ऐसी एजुकेशन जो 100% एम्प्लॉयमेंट दे सके, यानी कि गारंटी हो काम की। इस बारे में मैं बताता हूँ, शिक्षा जो है ना वो जीवन के लिए होती है और समाज के लिए होती है, नौकरी के लिए नहीं होती है, पैसे के लिए नहीं होती है। जहां शिक्षा पैसे
सुविधा और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होने शुरू हो जाए, वहीं पे खराब वहीं आ जाएगी। अल्टीमेटली बात घूम के वहीं आ जाएगी, भाई चूल्हा तो सबका चलना चाहिए, रोटी तो सबको खानी है। हाँ। तो आप किसी को भी इग्नोर कैसे कर सकते हो? तो काम तो सबको चाहिए। तो एजुकेशन वो दो ना जिसमें उनको आप काम दे सकते हो। भाई मान लीजिए एक गांव में, जैसे हम जब जा रहे हैं तो वहां हमें कुछ ऐसे डेरे मिल रहे हैं, ऐसे गांव मिल रहे हैं जहां पे कुम्हार लोग रहते हैं, उनको घड़े बनाने का काम है उनका। अब मैं वहां गया तो मैंने बोला कि आप में से मैं आपके बच्चों में से ना ये बता दूंगा कि ये 5 बच्चे इतने क्रिएटिव हैं कि आपके घड़ों का रूप ही बदल देंगे ये। तो हम इन्हीं को ब्रांड बना के ना बेच देंगे क्या, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे? क्या जरूरत पड़ी आपको गरीबी में रहने की? तो आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि क्राफ्ट वाले सिस्टम में जो हैंडीक्राफ्ट का जो मतलब कोर्स है वो चाहिए आपके बच्चों को। आपके बच्चों को थोड़ी ना यूपीएससी की तैयारी कराने की जरूरत है, अगर उनको मजा आ रहा है वो करने में। मतलब गेम खेलने वाले बच्चों को यदि वो गेम खेलना पसंद करता है तो गेम क्रिएट करना वो सीख ले तो कितनी बड़ी बात होती है। सिंपल सा बात। अच्छा, ये बात ना एक किसान के लिए और बताना, क्योंकि हमारी ज्यादातर जनसंख्या किसान है। अरे किसान का देखो, मैं तो गाँव में गया, घर घर में जा करके पूछा कितना अनाज लगता है, कितनी सब्जी लगती है, कितने किले हैं, ट्रैक्टर गाड़ी क्या क्या है, कितना पैसा किस चीज पे खर्च होता है, और कंक्लूजन क्या निकलता है पता है? ये हाल है, 2 किले का जमींदार ट्रैक्टर ले रहा है और उस पर किस्त नहीं उसकी पूरी हो रही। क्यों? मैं उससे पूछता हूं ताऊ ट्रैक्टर लिया क्यों था? उन्होंने कहा भाई रामफल ने दिया नहीं, आप अपना कटवा ले। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, एक भाई सवेरे गोभी 3 रुपए किलो मंडी में बेच के आता है, उसे का सगा भाई शान ने 15 रुपए किलो खरीद के ला रहा है। ये हाल किसान का है। दूसरा, किसान को जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है अपने पॉलिसी मेकर्स द्वारा। जो अपना पॉलिसी मेकर है वो क्या करता है? किसान की किसानी बर्बाद नहीं होगी तो वो अपने बच्चे को अपनी जड़ों से दूर कैसे भेजेगा? वो अपने बच्चे को शहर क्यों भेजेगा? अगर किसान के पास उसके आसपास 5-7 किलोमीटर में टॉप का कॉलेज होगा तो वो अपने बच्चे को दिल्ली क्यों भेजेगा? तो जब टॉप का कॉलेज वहां ना बनाना, उसके बच्चे को जड़ों से दूर करके दिल्ली भेजना और फिर किसान की जमीन महंगी एजुकेशन की वजह से नीलामी के लेवल तक लेकर आना, ये स्ट्रेटजी है, पूरी नेक्सस है। ये उनको नाश करने का प्लान है। जो मेरा जो प्लान है ब्लूप्रिंट एजुकेशन का, जो मैं गांव को देने जा रहा हूं, उसमें किसान की किसानी भी बचेगी, हैंडीक्राफ्ट वालों का टैलेंट भी बचेगा, जिसके पास जो हुनर है, गांव का एक एक आदमी पैसा कमा रहा होगा। पानी भी बचाऊंगा, एक भी पानी जो जहां पे भी जिस गांव ने शुरू कर दिया उसके 1 साल बाद ग्राउंड वाटर लेवल को नीचे नहीं जाने दूंगा, गारंटी है, ऊपर आ जाएगा। ग्राउंड वाटर से लेकर के एम्प्लॉयमेंट से लेकर के किसानी से लेकर के हेल्थ से लेकर के एजुकेशन से लेकर एक एक चीज का प्लान है। बट हमें आगे आना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता। गांव को बदलेगा गांव का आदमी, आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो आपको आइडिया दे दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा, करने का तरीका बताऊंगा, गाइडेंस देता रहूंगा, रिसोर्सेज अवेलेबल कराता रहूंगा, ट्रेनिंग्स अवेलेबल कराता रहूंगा। दुनिया में जहां से जो आदमी लाना पड़ेगा आपके गांव में लाकर बिठा सकता हूं, लेकिन करना आपको पड़ेगा अपने गांव के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कोचिंग सेंटर के बारे में बात की, प्राइवेट स्कूलों की हमने बात की, हमारे मन के अंदर और हमारे व्यूअर्स के मन के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा और रहता भी है कि शिक्षा ना दुकान बन गई है, हर चीज बिकती है। तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब इससे कैसे बचा जाए? देखो, मानसिकता पे काम करना पहला काम है। माँ बाप को अगर ये समझ में आ जाए ना कि मेरे को ये नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैंने स्कूल से परमिशन ले रखी है कि मेरा बेटा 11 बजे से पहले कभी भी आ सकता है और 1 बजे के बाद स्कूल में कभी भी जा सकता है। तो वो 11 से 1 स्कूल में जाता है, 10 बजे चला जाए, कभी 9 बजे चला जाए। अब उसकी मैडम कहती है जी इसकी पढ़ाई सफर होती है, तो मैं उनको कहता हूँ होने दो। फिर वो कहता है जी इसके नंबर कम आएंगे, मैंने कहा आने दो। क्या है मैं बताऊं, अगर आप 100 नंबर लेने के बाद मेरे बच्चे की एम्प्लॉयमेंट और उसकी हैप्पीनेस की गारंटी लेते हो तो मैं आपके स्कूल में तड़की 7 बजे भेज दूंगा, 8 बजे के टाइम में। लेकिन आपके पास कोई गारंटी नहीं है तो मुझे आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजता हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए या वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल ले। मैं आधी छुट्टी से पहले छोड़ के आता हूं उसको, ताकि आधी छुट्टी में बच्चों के साथ खेल ले वो, और फिर अपना आधी छुट्टी का तो मैं पीछे 2 घंटे पीछे ले आता हूँ। तो मैंने आज तक अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा कभी भी। उसका जब रिपोर्ट कार्ड घर लाता है, पापा जी रिपोर्ट कार्ड मिला है, पेन लेकर के मैं उसे बोलता हूँ कहाँ साइन करने हैं, अरे देख तो लो यार,
मैं उसको बोलता हूँ क्या हो जाएगा देख के, क्या हो जाएगा, मतलब अगर तेरे थोड़े बहुत नंबर तेरे को पता है ना क्यों कटे होंगे, कितने कमाए होंगे, हाँ पता है, बस फिर ठीक है दे दिला साइन करता हूँ। अगर तेरे इन नंबरों से तेरी जिंदगी की खुशी का कुछ मतलब है और उसका कुछ कनेक्शन है तो मैं तेरे नंबर देखूं, पर इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। तू मेरा बेटा फिर भी रहेगा, तेरे से उतना ही प्यार करूंगा, तेरी हैप्पीनेस तेरे इन नंबरों में है नहीं, तो मैं इन नंबरों को तवज्जो दूं क्यों? बिल्कुल। जिस दिन माँ बाप को ये समझ में आ जाएगा कि ये कोचिंग सेंटर जो है आपके बच्चों को दिमाग को प्रेशर कुकर की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपके अंदर की उस डर को जो है वो भुना रहे हैं, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। उस दिन सड़क के ऊपर खड़े होंगे कि हमने हमारे बच्चे के लिए यही चाहिए। मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं 10th क्लास का अपने सेशन का, और उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने अगर सरकारी स्कूल के लिए लड़ाई लड़ी होती, 10वीं के बाद मेरे गांव में सरकारी स्कूल नहीं था, मुझे 11वीं में गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ता, और आज मैं 25 साल हो गए गांव छोड़े हुए, वापस नहीं लौट पाया। और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जड़ों को छोड़ के गए थे पढ़ाई के नाम पे, पढ़ाई मिली नहीं उन्हें, पढ़ाई मिली नहीं, सही बात है, गांव छोड़ गए सारा, मतलब पूरे आपका गांव खोखला होता जा रहा है और आप सोच ही नहीं रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो। जो गांव छोड़ गए मेरे जैसा आदमी, मैं सोच रहा हूं कि यार अब गांव को बचाने चला। एक दूसरा कारण भी तो हो सकता है, सुविधाओं का टोटा होना गांव में, तो ले आओ ना सुविधाएं। मैंने कहा आप पूरे के पूरे गांव के अंदर जब आपने सारी चीजें घूम के क्या बात कर रहे हो यार, 30 करोड़ रुपए आपने पिछले 5 साल में प्राइवेट स्कूलों को भेज दिया, गांव का 30 करोड़ रुपया शहर में जा लिया, तो आप ये अंदाजा लगाओ ना, गांव का 30 करोड़ रुपया अगर शहर में जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है पढ़ाई के नाम पे पिछले 5 सालों में, उस 30 करोड़ रुपए से आप गाँव में क्या नहीं कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते, बहुत सारे बदलाव ला सकते। मैंने एक लैब टेक्नीशियन को बुलाया, मैंने उसको बोला भाई, उसका नाम नरेंद्र है, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, अगर मैं पूरे गांव के लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए अगर कोई लैब खोलता हूं गांव के अड्डे पे, तो लैब खोलने पे कितना खर्चा आएगा? बोला जी मैक्सिमम 50,000 रुपए, और उस 50,000 रुपए में कितना सामान आ जाएगा? बोला 50,000 में इतना आ जाएगा कि सबते गांव के बेसिक सारे टेस्ट हो जाएंगे 50,000 रुपए में। 50,000 रुपए में 5,000 की जनसंख्या वाले गांव की बात बता रहा हूं, यानी पर आदमी 10 रुपए में आपका मतलब ब्लड शुगर भी, आपका हीमोग्लोबिन भी, आपके ब्लड के सिंपल टेस्ट और यूरिन के सारे टेस्ट मतलब सिर्फ 10 रुपए में हो सकते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि एक हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए 50 रुपए देते हो और 100 रुपए का तेल फूक खाते हो। हाँ सच्ची बात है, बिल्कुल अच्छी बात। मैंने कैलकुलेट करके देखा, लाखों रुपए आप सिर्फ इस बात का दे रहे हो, ट्रैवलिंग का, बेफिजूल की ट्रैवलिंग, बिल्कुल, जो क्योंकि सुविधाओं तो आप अपने गांव का बर्बाद जानबूझ के कर रहे हो, खोखला कर करके पैसे खोद के शहर को पूजने लग रहे हो। हाँ, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि गांव के आदमी आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए मुझे साइकिल यात्रा शुरू करनी पड़ रही है कि भाई आपको उठना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 10 दिन बाद। मैं आज आपके बीच यह बात का बीज बो जाऊं, जब समझ में आ जाए जब उठ लियो। गांव बचाए बिना इस देश न बचा लोगे क्या? संभव ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल संभव, पॉसिबल ही नहीं है। गांव को बचाना ही पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली जो पॉपुलेशन हमारे गांव में रह रही है। हाँ अच्छा, एक बात है डॉक्टर साहब, जैसे हमारे सरकारी स्कूल की बात करें, इसके अंदर ना 2 बड़े अहम पहलू हैं, एक है टीचर्स का और दूसरा है सरकार का। और जब हम बात करते हैं ना सोसाइटी में, क्योंकि समाज के अंदर लोगों में सरकार के प्रति इतना द्वेष नहीं है, वो हमेशा द्वेष देते हैं, ब्लेम करते हैं कि टीचर्स ने डुबो दिया सरकारी स्कूल को। मैं बताता हूँ, इसके बारे में बताइए कि सरकार जिम्मेवार है या टीचर, या दोनों जिम्मेदार है? गांव वाले जिम्मेदार हैं। गांव वाले जिम्मेदार, यानी कि थर्ड पहलू आ गया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बड़े शातिराना तरीके से एसएमसी के ऑर्डर निकाल दिए जी। उन्होंने क्या करा कि गांव वालों पे थोप दो सारी बात। आज के टाइम में गांव की स्कूल की मालिक एसएमसी है, कदे आपने सरकार है, बिल्कुल है, ठीक है। मास्टर ने क्या करा कि इसी एसएमसी ले ली कि कोई आके उन्हें पूछे नहीं और उनके साइन करा ले बस जाके। वो तो रहेगा ही, लेकिन गांव वालों को ये पता ही नहीं है कि तुम मालिक हो इस स्कूल के और तुमने क्या करना, यानी जो मैनेजमेंट है उसी को पता नहीं कि हमारा स्कूल है। ठीक है, अगर गांव वालों को ये पता हो
एसएमसी के पास सरकार के मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार हैं। आपको पता होना चाहिए गांव के स्कूल के लिए। यानी आप स्कूल के लिए कुछ भी करना चाहते हो ना, गांव की एसएमसी कुछ भी कर सकती है स्कूल के अंदर। आपके स्कूल को संगमरमर का बना सकती है। एक एसएमसी एक स्कूल में टीचर्स की कमी हो जाती है, बेचारे वो एक टीचर तो नहीं लेके आ पाते। हाँ, वो इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि गांव इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि एसएमसी होती है बस खाली एसएमसी। जब पूरे गांव को बिठा के समझाएंगे ना कि भाई एक का बच्चा गलत मरेगा ना तो सारे गांव ने बैठना अड्डे पे। एक का बच्चा गलत होगा तो सारे गांव ने बैठना। एक मास्टर चाहिए तो सारे गांव ने बैठना। आप 15 दिन बैठ जाओ, ढीठ आ जाएगी। 2 महीने भी तरजीबियां नए कनेक्टर ला सके हैं, पर उनके दौरान मतलब 15 दिन में कनेक्टर ला दिए थे इनने, जब हड़ताल चल रही थी, तो मस्ट नहीं ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमने इस बारे में काफी सारी लंबी बात की, हम इसको ना अंतिम पड़ाव की तरफ लेके जाते हैं। तो एक बात जो हमारे समझ में आ जानी चाहिए और हमारे व्यूअर्स को ये पता होनी चाहिए कि यदि हम संगठित होकर काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये एक लोकतंत्र का रूप भी है। और हमारे साथ एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमेशा ना पब्लिक के अंदर ये कहावत चलती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हाँ। तो घंटी बांधने वाले हमारे पास डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी हैं, और इन्होंने पूरा ये बताया सिस्टम कि हम आपको ट्रेन भी करेंगे, हम आपको संसाधन मुहैया भी करेंगे, हम आपको क्वेश्चनरीज टेक्निक हर चीज देंगे, बस आपको साथ जुड़ना है। और इस सिस्टम के अंदर यदि कहीं कोई कमी है, हम क्यों कहें कि इसके अंदर कमी चल रही है, आप इसको समझिए, और यदि इसके अंदर कहीं कमी दिखाई देती है तो हम उसको सुधारें। तो डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक बार हमारे व्यूअर्स को रिमाइंड भी कीजिएगा कि किस दिन से, किस डेट से मुहिम स्टार्ट हो रही है, और आप जैसे राइड फॉर एजुकेशन एक साइकिल यात्रा पे निकल रहे हैं, उसके बारे में ब्रीफ में आप बताइए, और कैसे लोगों ने आपके साथ देना है, किस प्रकार से जुड़ना है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। लगभग 20 या 25 मार्च के आसपास मैं पूरा आपको शेड्यूल दे दूंगा कि मैं किस दिन किस एरिया में होऊंगा। उससे पहले पूरे हरियाणा भर से जो स्टेट हाईवेज हैं, मेरे फेसबुक पेज पर वो लिस्ट है कि मैं कब कहां से कहां जाऊंगा। डॉक्टर देव 7, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर सर्च करिए फेसबुक में डॉक्टर देव 7, वहां पे उसमें उस पे एक पोस्ट है। उस पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल है कि मैं कहां से कहां तक विजिट करूंगा। भाई पहले जैसे मैं चंडीगढ़ से पंचकुला, पंचकुला से यमुनानगर, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, तो उस वो जो रूट है उसमें पूरा प्लान है। अब इस स्टेट हाईवे पे के ऊपर कहीं पर भी आपका गांव बीच में पड़ता है, या उस स्टेट हाईवे से 4-5 किलोमीटर अंदर भी पड़ता है, 10 किलोमीटर भी अंदर पड़ता है, जितना भी जहां भी पड़ता है, आप हमें बताइए उस रूट पे आपका गांव पड़ता है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाइए, मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा। वहां आप जो लोग गांव के लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम साथ आ जाएंगे। वहां आपको सिग्नेचर कैंपेन के लिए मैं बताऊंगा। वहां पर आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो मकसद है वो 4 हमारे मकसद हैं। पहला ये कि भाई सबको यूनिफॉर्म एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको बराबर एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में सुविधा बढ़िया होनी चाहिए, हमें वही पढ़ाया जाए जो रोजगार दे सके, 100% एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन। और चौथा है टैलेंट बेस्ड एजुकेशन, कि जो भी काम करे वो बच्चा, उसको उसमें मजा आए, ना कि वो धक्के से करना पड़े। तो इस तरह ये हमारे 4 वो हैं। 5वां इसमें एडिशनल है सिग्नेचर कैंपेन का। हमने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति के नाम, जिसमें आप सिग्नेचर करेंगे उसको पढ़ के कि मेरे ये बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन चाहता हूं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से, कोई चिट्ठी लिख के रख सकते हैं। वो सिग्नेचर कैंपेन होगा। एक सिग्नेचर के लिए हम पूरा बोर्ड होगा, उसके ऊपर आकर के आप वहां सिग्नेचर भी करेंगे। जहां पर भी हमारी वो वैन आएगी, जहां पर भी मैं साइकिल से आऊंगा, हमारे पीछे पीछे जो सिग्नेचर का बोर्ड चलता रहेगा। इस तरह से हम आपके गांव में आएंगे। तो आपको ना मैं किसी से कोई पैसा मांग रहा हूं, ना मैं किसी से कुछ भी मांग रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए आपको घर से निकलना है। छुट्टी लेनी पड़े, आपको आना पड़े, कोई नाराज करना पड़े, मुझे लगता है आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है। क्योंकि अगर आपके बच्चे बचेंगे तो मेरा बच्चा बचेगा, और मेरा बचेगा तो आपका बचेगा। सिंपल सा फंडा है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाऊंगा अकेला, आप सबको भी करना पड़ेगा मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि आपके बच्चे का जूता कोई और बना रहा है, चश्मा कोई और बना रहा है, बाल कोई और काट रहा है। अगर नाई फ्रस्ट्रेटेड है तो गला ना काट दे, इस बात से डरता हूं। तो मुझे इस बात को समझना होगा आप लोगों को कि सबको साथ आना पड़ेगा। एजुकेशन पे चेंज लाना है, आपके गांव को उस तरफ लेकर जाना है कि पानी भी बचा रहे, रोटी भी बची रहे,
किसान भी बचा रहे, जमीन भी बची रहे और बच्चे भी बचे रहें। क्योंकि बच्चे बचेंगे तो अगली पीढ़ी बचेगी। तो अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए आपको अपने गांव से निकलना पड़ेगा, अपने घर से निकलना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा और इस मिशन में आपको साथ आना ही होगा। आज नहीं आओगे मेरे साथ तो कल को अपना मिशन लेके चल पड़ो। आप अपनी तरफ से मांग लो, आप अपने लेवल पे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, पर सवाल उठाओ, सवाल पूछो, डिमांड करो कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि आपके चुने हुए लोग वही करते हैं जो आप मांगते हो। आप घरों में बैठ करके गालियां मत दो, सड़कों पे बैठ करके सरकारों को मत कोसो, ऐसे ही फेसबुक के ऊपर किसी को मत गरियाओ। आप उतरो सड़क के ऊपर, पैदल आओ, साइकिल पे आओ, बाइक पे आओ, कार पे आओ, जैसे मर्जी आओ। जिसके पास कार है 4 आदमी बिठा के लेके आओ, जिसके पास बाइक है हेलमेट पहन के 2 जनों को लेकर के आओ, पर आओ, इस मिशन में साथ आओ और अपनी अगली पीढ़ियों को बचा लो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है आपको हर चीज पे काम कर चुके हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क कर चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर 20 बच्चे इन्होंने 1 साल के अंदर ये प्रूव करके दिखा दिया। वो बच्चे जिनको सोसाइटी डफर कहती है, जिनको कहती है कि नालायक है, ये काम नहीं कर पाते, उनको 1 साल के दौरान फिट फाइन करके यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला के दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं अपने बच्चों की तरफ, वो अप्रोच हमारी ठीक नहीं है। हमें उस अप्रोच को बदलना होगा। और बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए डॉक्टर साहब हमारे पास हैं, टेक्निक, सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, रिसोर्स पर्सन देने के लिए हमारे साथ हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इस नोबल कॉज में आप हमारे साथ जरूर आइएगा और बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा, क्योंकि हम अपने बच्चे को तभी बचा पाएंगे जब हम सोसाइटी में सभी बच्चों को बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और इस नोबल कोच में हम और हमारे व्यूअर्स आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।